ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening friends. I hope you all are happy and healthy. So let's start. Today I am going to make you understand the summary of God Made the Country. This poem has been written by one of the greatest poets, William Cowper. We have already been discussed on the biography of William Cowper. Today we have to go through the summary of it. As the poet has beautifully described about the condition of village life and town life. The poet says how we spend our life in town and how we spend our time in village. What are the differences between these two states? Here, God Made the Country gives us a fine picture of a village life. William Cowper gives a comparative thought of village and town life here. He introduces the village as a creation of God Himself. Villages are the source of fresh air and water and fine scenery. Fields, trees and groves are the character of a village. All these things of village enrich the human life, but towns are the artificial abode of man. We find everything there is a mechanical and artificial way. Here we find air through electric fan, water through electric pump, and food materials processed in mills. Living places too in town are very congested and crowded. So this is the theory of this poem. तो लेट्स स्टार्ट इन हिंदी. यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि विलियम कॉपर ने जो यह कविता दी है, क्या मकसद है. उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि शहरी जिंदगी और ग्रामीण जिंदगी में क्या फ़र्क है, दोनों में कौन सा बेहतर है. तो बेशक हर व्यक्ति के लिए ग्रामीण परिवेश ही सबसे ज़्यादा सुखदायी और आनंददायक है शहरी जीवन के बनिस्पत. कभी भी यहाँ पर वही चीज़ बताते हैं. और किस आधार पर शहरी जिंदगी बेहतर है ग्रामीण परिवेश से तुलना करके लोग समझते हैं. अभी लोग समझते हैं कि शहरी जीवन बहुत बेहतर है. नहीं, कभी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं. आपको भले ही लगता होगा कि शहरी जीवन बेहतर है अभी के परिदृश्य को देखते हैं तो, जबकि ग्रामीण परिदृश्य बहुत ही बेहतर है. हमको वहाँ पर बहुत सारा उपहार मिला हुआ होता है. तो चलिए आगे हम कविता के थ्रू इसको नज़र में रखेंगे. तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जो पिछले अध्याय में हम चर्चा नहीं कर पाए थे. तो जैसे पहला है फॉर स्टेट है, इसका हुआ अर्थ अर्ली लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग टू कम, किसी भी चीज़ का पूर्व अनुभव. तो किस चीज़ का पूर्व अनुभव यहाँ पर चर्चा किया है फॉर स्टेट के रूप में. विलियम वर्ड्सवर्थ जो विलियम कूपर से जूनियर रहे हैं, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में रोमांटिसिज्म रहा है, लव्स रहा है और लव ऑफ नेचर भी रहा है. उसी प्रकार विलियम कूपर की कविताओं में भी हमें इन सब चीज़ों को देखने को यहाँ पर मिलता है. लैंडस्केप का क्या अर्थ हुआ? सीनरी ऑफ नेचर, भूदृश्य, यानी हमारे भूमि पर जो दृश्य हैं, सुंदर सुंदर दृश्य हैं, उनको यहाँ पर लैंडस्केप के रूप में दर्शाया गया है. हेजिटेट, हिचकिचाना. आगे है क्लियर कट, स्पष्ट, साफ साफ, पैराडॉक्स, विरोधाभास, हम्बल, विनम्र, एबंडेंस, प्रचुरता, फ्लोरा, वनस्पति, फाउना, वन्य प्राणी या पशु, परफेक्शन, पूर्णता, टाउन ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले लोग, वर्चू, गुण, अच्छा चरित्र, एग्जॉट्स, प्रेरित करता है, लग्जरी, आराम या सुख, सुविधा, इंड्यूरिंग, सहन करना या सहन करते हुए. ये जो है इंट्रोडक्शन का डिफ़िकल्ट वर्ड्स था. हम लोग अब पहले स्टेंजा की ओर बढ़ेंगे और इसका मूल्यांकन करेंगे कि पहले स्टेंजा में कवि ने अपने वक्तव्य में क्या प्रस्तुत करना चाहा है. तो कवि अपने पंक्ति को गॉड मेड द कंट्री से प्रारंभ करते हैं. कवि कहते हैं गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. ईश्वर ने क्या बनाया? मेड द कंट्री,
Here country stands for village. God made the village and man made the town. ईश्वर ने हमें पूरा विलेज प्रदान किया और फिर मनुष्य ने उसको परिणत करके उसे शहर में बदल दिया। तो क्या हम यहाँ पर नुकसान सह रहे हैं या क्या हमको फायदा मिल रहा है? यहाँ पर देखते हैं, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। जब हम विलेज की ओर देखते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारा उपहार मिलता है। सबसे पहला, हमें गांव के परिदृश्य में हमें अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वायु और वहाँ का वर्चुअस एक्टिविटीज़ हमें मिलता है। मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सोच और आनंद और शांति मिलती है। यह उपहार है विलेज में रहने वाले लोगों के लिए। और ख़ास करके जब विलेज में कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, उनको शांति मिलती है, उनको स्थिरता मिलती है और सुकून मिलता है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट एंड लिस्ट बी थ्रीटेंड इन द फील्ड एंड ग्रोव्स। आगे कभी कहते हैं, दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट। सिर्फ इतना ही जो हमें अच्छा स्वास्थ्य, शांति, स्थिरता और क्वालिटी जो मिलता है गांव से, वहाँ के सुंदर दृश्य से, वहाँ के स्थिर वातावरण से, शांत वातावरण से, दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट। सिर्फ इतना ही काफ़ी है हमारे अंदर में जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको मिटाने के लिए, उसमें मिठास भरने के लिए। एंड लिस्ट बी थ्रीटेंड इन द फील्ड and groves. Once again I repeat the sentence because I hope I used field here, although it has been written fields. And list be threatened in the fields and groves. और वहाँ के हरियाली खेतों में, हरे भरे बगीचों में हमें घबराने की जरा से भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर किसी भी तरह की घबराहट हमें नहीं होती है, हमें किसी तरह का भय नहीं होता है। बनिस्पत जब हम शहर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर हमें हर तरह की परेशानियाँ हैं, कंजेस्टेड लाइफ है, दूषित वातावरण है और लोगों में प्रेम का भाव नहीं है। जबकि विलेज में प्रेम का भाव है, शांत वातावरण है, वहाँ के लोग गुणी होते हैं, रिलीजियस प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे को नुकसान कम पहुँचाते हैं, दूसरे को हेल्प करते हैं। शहर में कोई भी लोग एक दूसरे को मदद करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल रिजर्व्ड और व्यक्तिगत जीवन बिताते हैं जो पीड़ाओं से भरा हुआ रहता है। अगर हम गांव में रहते हैं तो गांव में जो हम उपहार मिलता है, हमारे जीवन में जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको मिटाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और गांव के हरे भरे खेतों में, बाग बगीचे में हमें किसी भी प्रकार का भय रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम वहाँ बिल्कुल सुकून महसूस करते हैं। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस प्रकार है, वंडर का अर्थ हुआ मिरेकल, चमत्कार। और यहाँ पर वंडर मतलब भटकने के सेंस में भी यहाँ पर किया गया है कि व्हाट वंडर देन, फिर किस चीज़ का भटकाव है ना, किस चमत्कार के आशे में तुम हो। जो शहर में यहाँ कहने का मतलब है किस व्यक्ति को इंडिकेट करके कहा गया है, शहर में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करके कहा गया है कि तुम कहाँ भटक रहे हो। अगर तुमको खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो गांव में आओ। सिर्फ इतना ही तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा या कष्ट है उनको मिटाने के लिए, उसमें मिठास भरने के लिए इतना ही काफ़ी है। और तुम यहाँ आके रहो और देखो कि तुम्हें जरा से भी किसी भी चीज़ की भय नहीं होगी। जब तुम हरे हरे खेतों में, हरे भरे खेतों में, बाग बगीचे में विचरण करोगे, तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा और तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है इसको एक बार फिर से देख लेना है। ड्राउट का अर्थ होता है वैसे झोंका होता है, हवा के सेंस में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन बिटर ड्राउट का जो अर्थ दिया हुआ जीवन में हो रही दर्द या पीड़ा का यहाँ पर दिया, मिजरीज एंड सफरिंग्स इन आवर लाइफ। वर्च्यू मतलब मोरल करैक्टर, यहाँ पर वर्च्यूज का अर्थ है मोरल करैक्टर। गाँव के लोग चरित्रवान होते हैं, वहाँ हमको मोरल करैक्टर वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, राइटियस व्यक्ति मिलते हैं, रिलीजियस व्यक्ति मिलते हैं। अलोन मतलब सिंगल, स्वीट मतलब मिठास, दैट होल्ड्स आउट टू ऑल, जो हमारे जीवन में दुख या पीड़ा
भरा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। थ्रीटेंड, फ्राइटेंड, भयभीत, ग्रो अप मतलब गार्डन, लिस्ट भी थ्रीटेंड, नो फियर इन विलेज मतलब किसी भी तरह का गांव में भयभीत होने की जरूरत हमें नहीं होती है। स्टेंजा 2 में चलते हैं। पॉजेज ई देयरफॉर ई हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सीडांस, नो फैटिग बट दैट ऑफ idleness and taste no sins, but such as art contrives poses e steel, your element there only can a sign, their only minds like yours can do no harm। यहां से चलते हैं। पॉजेज ई क्या है? अब शहर में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करते हुए, निरूपित करते हुए ई का प्रयोग किया गया, ओल्ड इंग्लिश का है। ई जो है यू का प्लुरल फॉर्म भी है और दे के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉजेज ई देयरफॉर ए हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सिट डाउन। अब तुम जो शहर में रहने वाले लोग हो, तुम्हें आदत है रथ में घूमने का, पालकी में सवार होने का, तो नो फैटिग, तुम पालकी में घूमोगे, रथ से सवारी करोगे, कार से इधर उधर जाओगे और किसी भी तरह का तुमको मानसिक थकान या फिजिकल थकान नहीं होती है। तो तुमको क्या पता कि फिजिकल करने से हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा होता है, बट दैट ऑफ आइडलनेस, तुमको तो सिर्फ आलसपन पता है, तुमको बैठे बैठाए रहने की आदत है। एंड टेस्ट नो सिंस, और तुमको पता है कि गांव की जो हरियाली होती है कितना सुकून हमें मिलता है, तुमको कुछ भी पता नहीं है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, तुम्हारे अंदर में तो आर्टिफिशियलिटीज भरा हुआ है, कृत्रिम चीजों का अपने अंदर में तुम आदि हो गए हो। पोजेज ई स्टील योर एलिमेंट, तुम्हारे अंदर में जो तत्व समाहित है उसमें सिर्फ और सिर्फ बनावटी चीज ही मिलेंगे। देयर ओनली कैन ई साइन, लेकिन तुम चमक सकते हो, तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो, तुम भी सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। तुम गांव में आके देखो, गांव में रह करके देखो, गांव के हरियाली से प्रेम करो, गांव के बाग बगीचे का आनंद लो, तो तुम्हारा भी स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो जाएगा और तुम भी वर्चुअस हो जाओगे। और तुम्हारे अंदर में जो दूसरे को हार्म पहुंचाने वाली प्रवृत्ति है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, यह प्रवृत्ति सदा के लिए तुम्हारे मस्तिष्क से खत्म हो जाएगी। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड है ए, प्लुरल फॉर्म ऑफ यू, पॉसेस कीप रखना, बॉर्न ध्यान रखिएगा, एक है बियर बॉर्न जन्म देने वाला, और ई जब लग जाएगा तो उनको आदि होना यहाँ पर है, टॉलरेटेड, उसे सहना के सेंस में ले आएगी। लेकिन यहाँ पर बॉर्न का अर्थ होता है कि हैबिचुएटेड है, मतलब जो शहर में लोग हैं उनको आराम फरमाने की ज़्यादा आदत है, काम कम करेंगे, बैठाड़ी वर्क ज़्यादा करते हैं, बैठे बैठे बहुत कार्य को करते हैं, तो उनको तो कभी पीड़ा हुई नहीं है, उनको उनके शरीर में कभी थकान नहीं हुई है, तो उनको थकान पता ही नहीं है। पोजेज ई यू आर इन द हैबिट ऑफ, मतलब तुमको आदत है चैरियट्स, रथ में घूमने की, सिडांस, पालकी में जाने की, पालकी यहाँ पर कार्स वगैरह भी हम दे सकते हैं। नो फैटिग, यू डोंट नो टायर्डनेस, और इस तरह से तुम्हें टायर्डनेस पता ही नहीं है। और जब हम थकते हैं तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। जब हम मेहनत करते हैं तो गांव के लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, वो रोग ग्रसित नहीं होते हैं, और शहर के लोग आराम फरमाते फरमाते रोगी हो जाते हैं। और उनको क्या उनके अंदर में फैल जाता है, और किस चीज़ का आदि हो जाता है, दैट ऑफ आइडलनेस। और अगर उसको सिर्फ पता भी होता है तो सिर्फ आलसीपन उसके अंदर में भरा हुआ है। एंड टेस्ट नो सिंस, दे हैव नो टेस्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब उनको ग्रामीण परिदृश्य का किसी भी तरह का उनके पास आइडिया नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, कोई तथ्य उनके पास नहीं है, और उस तथ्य को वो स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। कंट्राइव, टू इन्वेंट, आर्ट कंट्राइव, आर्टिफिशियल इन्वेंशंस और थिंग्स। पोजेज स्टील, स्टील दे आर इन द हैबिट ऑफ, फिर भी उनकी आदत है, मतलब आराम फरमाने की। दे स्टील पोजेज द आर्टिफिशियल थिंग्स, देयर इज नथिंग नेचुरल इन दैम। कभी यहाँ पर कहते हैं दे स्टील पोजेज द आर्टिफिशियल थिंग्स, कि शहरी लोग को आदत बना हुआ है कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करने, वे हाथ पैर कम चला करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। देयर इज नथिंग नेचुरल इन देम, और उनके अंदर में किसी भी तरह का नेचुरल एलिमेंट नहीं है, जो भी है आर्टिफिशियल एलिमेंट है। देयर का अर्थ यहाँ पर क्या गया, इन कंट्री साइड, मतलब गांव में, विलेज में। देयर ओनली कैन ए साइन, इसका क्या अर्थ हुआ, इफ द पीपल ऑफ टाउन हैपन टू सी द ब्यूटी ऑफ विलेज और कंट्री साइड, कैन बी साइन और कैन बी ग्लीफुल और कैन बी ग्लोरीफाइड। अगर शहर के लोग गांव के परिदृश्य में रहने लगते हैं या रहने लगे तो उनका जीवन साइन हो जाएगा, चमक उठेगा और बहुत खुशहाल हो उठेंगे। देयर ओनली माइंड्स
like yours can be no harm. और तुम्हारे अंदर में जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति है, and if the people of town dwellers happen to face the natural beauties of countryside or village, automatically harming others will be removed. कि स्वतः जो है उनके अंदर में नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रवृत्ति है वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो स्टेंजा 3 पर चलते हैं। Our groves were planted to console at noon the pensive wanderer in their sets. At eve the moonbeam sliding softly in between. The sleeping leaves is all the light they wish. अब देखिए कवि यहाँ पर कितना सुंदर तरीके से 3rd स्टेंजा में कविता का वर्णन करते हैं। Our groves were planted to console at noon. शहरी लोगों को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि देखो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो बाग बगीचे हैं कितनी शांति पहुंचाते हैं दोपहर में कैसे लोगों को। द पेंसिव वॉन्डरर इन देयर सेट्स, मतलब जब थके हारे लोग, धूप में ग्रसित लोग, मुसाफिर लोग गुजरते हैं तो पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है, उनके दिल को बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, यहाँ तक नहीं, शाम में भी जब मून, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरण स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश, कि जब चंद्रमा की रोशनी उस झुरमुट पत्तों के बीच से गुजरती है तो वह दृश्य बहुत ही देखने लायक और सुकून पहुंचाने वाली होती है। द स्लीपिंग लीव्स मतलब जब धीरे धीरे पत्ता, मानो कि पत्ते भी सो रहे हैं लेकिन उस पत्ते के बीच से जो चंद्रमा की रोशनी गुजरती है वो देखने लायक होता है। और यही तो इच्छा हर कोई चाहता है, सुकून और शांति का। तो इसमें देखते हैं आगे वर्ड्स हिंट्स में, ग्रोव्स आर ग्रीन ट्रीज विथ कोल्ड शेड, पेंसिव सैड, वेरी टायर्ड थका हुआ, परेशान, वंडर ट्रेवलर्स, कंसोल कंफर्ट इन डिस्ट्रेस, ईव इवनिंग, बून यहाँ पर है मून बीम, बीम ऑफ मून लाइट, स्लाइडिंग स्लीपिंग स्मूथली। तो चौथे स्टेंजा पर चलते हैं। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, दे बट इक्लिप्स आर सॉफ्टर सैटेलाइट, योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आर मोर हार्मोनियस नोट्स, द थ्रस डिपार्ट्स स्कैर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। एक बार इसको देखते हैं। वर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, गांव में तो पक्षियों की चहचहाहट की म्यूजिक हमें सुनने को मिलती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, लेकिन शहर के लोग, तुम जो हो अपने बनावटी लाइट और बनावटी म्यूजिक से इस म्यूजिक को, जो गांव में जो म्यूजिक बर्ड्स की म्यूजिक है, उनको तुमने दबा दिया है, उसको धूमिल कर दिया है। दे बट इक्लिप्स, तुमने तो ग्रहण लगा दिया है जो नेचुरल म्यूजिक है। ग्रामीण में जो नेचुरल म्यूजिक, कहाँ से नेचुरल म्यूजिक आती है? वर्ड्स वार्बलिंग मीन्स द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, उनका जो नेचुरल म्यूजिक है उन पर ग्रहण लगा दिया है। किस म्यूजिक ने? तुम्हारे शहर में जो बजने वाले बाजे गाजे हैं उन्होंने ग्रहण लगा दिया है। तो तुमको तो नेचुरल सॉन्ग्स का पता नहीं है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को इस म्यूजिक का स्वाद मिलता है और तुम्हें नहीं मिलता है। तुम्हें तो बनावटी सॉन्ग पता है। आर सॉफ्टर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, और तुम्हारे गीत ने तो स्तब्ध कर दिया है नेचुरल सॉन्ग्स को, हमारे सैटेलाइट को फ्यूज कर दिया है। जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमारे प्रकृति से जो रोशनी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको तुमने तो कन्फाउंड कर दिया, स्तब्ध कर दिया है। आर मोर हार्मोनियस नोट्स द थ्रस डिपार्ट्स, हमारे अंदर में जो लय था, मतलब ग्रामीण परिवेश में जो लय और संगीत बज रहा था, एक रूपता वहाँ पर था, अब वो तुम्हारे शहरी परिवेश ने उसको खत्म कर दिया है। तुम्हारे शहरी परिवेश में इस तरह की किसी भी तरह की एक रूपता नहीं है, और तुम्हारे उस शहरी परिवेश से अब तो ब्राउन चिड़िया, थ्रस में एक चिड़िया का नाम है, वो भी वहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, और उनका आवाज़ भी तुमको, उनकी जो संगीत है वो भी तुम्हें पता नहीं है। स्कैर्ड एंड ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, अब तो नाइटिंगेल भी गीत गाना छोड़ दी है, बहुत भयभीत है, बहुत परेशान है। तो यहाँ पर कवि ने क्या दर्शाया? विलेज परिवेश और विलेज परिदृश्य में जो भी घटने वाली घटनाएं हैं और जो वहाँ का वातावरण है बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ड्स भी यहाँ पर। वार्बलिंग का अर्थ हुआ चर्पिंग विद अ स्वीट वॉइस, स्पेयर
रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग, नुकसान पहुंचाने से दूर रहना, बचना है, बचाना। स्प्लेंडर, साइन, इक्लिप्स, सरपास, ग्रहण लगा देना, ग्रस्त कर देना, धूमिल कर देना। सैटेलाइट, एनीबडी दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स, उपग्रह होता है, ये तो नेचुरल ये मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट का अर्थ होता है कि जो प्रकृति से जो हमें रोशनी प्राप्त होती है और जिनके बस में हम रहते हैं। कन्फाउंड, स्टंड, चक्कर में डाल देना। हारमोनियस, प्लीजेंट कम्बिनेशन ऑफ नोट्स एट द सेम। सुसंगति या एक स्वर में, मतलब जो ग्रामीण परिवेश में जो चिड़ियों की हारमोनियस साउंड है वो तो सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही मिलता है, और यही परिदृश्य हमें शहर में नहीं मिलता है। शहर में तो बाजे गाजे, ढोल धड़ाके इत्यादि हैं, और नोट्स जो उसका रिदम है वो भी खत्म हो गया है। थ्रस मतलब ए ब्राउन सिंगिंग बर्ड, डिपार्ट्स मतलब चले गए हैं, स्कैर्ड मतलब फ्राइटेंड, फिर है ऑफेंडेड, टू बी हर्ट द फीलिंग ऑफ, तो इन्होंने उनके फीलिंग को भी चोट पहुंचा दिया है। तो आई थिंक आई हैव फिनिश्ड द समरी ऑफ दिस एंड आई ऑल्सो होप यू माइट अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इसको रिपीट करके बार बार पढ़िए, देखिए। हम पिछले क्लास में फिर से इनके क्वेश्चन और आंसर से आपको अवगत कराएंगे। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरा हौसला बना रहे। इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।